हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के लास्ट यूनिट की, जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों जैसे कि यूनिट का नाम है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम लोग जो भी अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो जो चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको अगर आप रिकॉल करो तो आप लोग क्या क्या रिकॉल कर सकते हो। आप लोग रिकॉल कर सकते हो सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या फिर आप लोग बोल सकते हो टूथपेस्ट हो गया, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो भी हम लोग कपड़े पहने हुए हैं तो क्या होता है कि अलग अलग फैब्रिक से बने हैं ये कपड़े, अलग अलग कलर है उन सारी चीज़ों का। तो ये क्या, ये सब इनके पीछे की कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है जो इस तरह की चीज़ों को बनाने में हमें हेल्प कर रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पैकेज फूड की बात करूं तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेज जूस, फ्रूट जूस को पी रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में क्या है, कुछ पैकेज फूड भी है, तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि कोई बीमार है तो उसको क्या क्या ड्रग्स दिए जा सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन उसको दी जा सकती हैं, तो और उन सारी मेडिसिन के पीछे की केमिस्ट्री क्या है। तो इसी तरह के कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले अपने यूनिट में। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों ड्रग्स के बारे में। अब देखो ड्रग्स का नाम सुनते ही क्या होता है कि हम लोगों को जनरली क्या इंप्रेशन आ रहा है ड्रग्स का, जो भी हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है या फिर जो भी कुछ सुना है कि ड्रग्स का मतलब बहुत ही ख़राब चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिससे एडिक्शन हो जाता है, जिससे पता नहीं लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है और लोग पागल हो जाते हैं, जो भी है। तो मैं आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ड्रग्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ड्रग्स। तो दोस्तों अगर हम लोग केमिस्ट्री की टर्म्स में बोले तो केमिस्ट्री की टर्म्स में बोले कि ड्रग्स एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है। इनका मॉलिक्यूलर मास लगभग होता है 100 to 500 एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर एक सिंगल हम हाइड्रोजन एलिमेंट को ले, ठीक है, ओनली हाइड्रोजन, उसका जितना वेट होगा उसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो आप लोग देख ही सकते हो कि अगर ये कितना, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही कम है, 100 to 500 एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसे केमिकल्स जिनका की मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा कम है, और इन केमिकल्स को अगर कभी आप बायोमोलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करवाओ इनकी, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो कभी भी अगर ये मॉलिक्यूल्स या फिर ये केमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो आपको एक फिजियोलॉजिकल या फिर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं ड्रग्स। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, ड्रग्स की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई कि केमिकल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास एंड व्हेन दे इंटरेक्ट विद एनी बायोमोलिक्यूल्स दे इलिसिट अ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये है हमारा ड्रग्स। तो दोस्तों ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि जितनी भी मेडिसिन है सारी की सारी ड्रग्स हैं। लेकिन फिर फ़र्क क्या आ रहा है दोनों में, फ़र्क ये आ रहा है कि मेडिसिन वाले जो ड्रग्स हैं, मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिनकी कोई ना कोई थेरेपेटिक वैल्यू हो। मतलब देखो हमने ये तो मैंने बोल दिया कि ड्रग्स को अगर कभी आप बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करवाओगे या लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाओगे तो वो एक क्या मिलेगा आपको, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही रिस्पॉन्स थेरेपेटिक हो, मतलब ऐसा हो जिससे हमें बेनिफिट हो, जिससे किसी चीज़ का इलाज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उन ड्रग्स को हम लोग बोल देंगे मेडिसिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ड्रग्स विच हैज़ सम थेरेपेटिक वैल्यू, मतलब जिससे कुछ ना कुछ इलाज हो जाए और जिससे एक हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना मिले, तो उनको बोल देंगे मेडिसिन। अब देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि क्या होगा कि बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो किसी को बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस में है तो डॉक्टर क्या कर देते हैं, उसको कुछ इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं जिससे उसको नींद आ जाए, राइट। तो उसके लिए तो वो एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर यही इसको कोई नॉर्मल इंसान ले ले तो उसके लिए वो एक एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, जो मेडिसिन की डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है, बट सिंपल सा यही है कि मेडिसिन मतलब ऐसे ड्रग्स जिनका कोई ना कोई थेरेपेटिक वैल्यू हो। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पे ड्रग्स की। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग यही ड्रग्स की हेल्प से किसी की डिजीज को क्योर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। यहाँ लिख देता हूँ मैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दोस्तों, कीमोथेरेपी का मतलब क्या होगा कि यूज ऑफ ड्रग फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब कि बीमारियों को दूर करने के लिए जो भी अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोथेरेपी। ओके, तो ये तो बात हो गई इन सारी चीज़ों की। अब हम लोग दोस्तों पहले बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया। तो दोस्तों ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, दूसरा कौन से बेसिस पे किया गया, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या किया गया है, तीसरा है दोस्तों हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर।
और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। मॉलिक्यूलर टारगेट, तो अभी मैं इन सबको चारों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। दोस्तों फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर एक ड्रग है उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि पेन किलर्स है, ठीक है, तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में। देखो कोई भी पेन किलर ले लो, बहुत सारे अलग अलग पेन किलर्स मार्केट में आज आपको मिल जाएंगे, तो सबका एक्शन क्या है, सबका एक्शन एक ही है, एनाल्जेसिक एक्शन है। तो ऐसे ड्रग्स जो कि क्या करें, अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट उनका इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो आपको बॉडी पे इफेक्ट मिल रहा है वो सेम है। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब कि जो हम लोग ड्रग्स ले रहे हैं वो कौन से बायोलॉजिकल पाथवे को अफेक्ट कर रहा है या कौन से बायोलॉजिकल पाथवे पे एक्ट कर रहा है अपना थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देने के लिए। तो जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, कोई एक कंपाउंड होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स क्या होता है, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होता है उस टाइम पे बॉडी बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज करती है और उसकी वजह से हमें एलर्जी या फिर इन्फ्लेमेशन फील होता है। तो उस एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करने के लिए एक अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी आपका हिस्टामिन एक्ट कर रहा है उसको जाके ब्लॉक करेंगे और आपको क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग भले ही हमने ड्रग्स लिए लेकिन सबका एक्शन क्या था, एक्शन वही था, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, किसके थ्रू, हिस्टामिन के थ्रू। ओके, तो दोस्तों ऐसे ड्रग्स क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। दोस्तों जो थर्ड टाइप ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है वो क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अब जैसे कि ड्रग्स आते हैं बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो अगर हमें एक ड्रग पता है कि उसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर पता है और हमें ये भी पता है कि वो कहाँ जाके एक्ट कर रहा है, ओके, तो अगर ऐसा समझो कि अगर आपको उसका केमिकल स्ट्रक्चर पता है तो उससे आप बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सल्फोनामाइड एक क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका इससे बेंजीन का रिंग, यहाँ पे है आपका NH2, यहाँ पे क्या है देखो सल्फर है और एक यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है R। तो ये क्या है, ये दोस्तों सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स हैं। सल्फोनामाइड मतलब मोस्टली क्या है, ये एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आते हैं। तो अब इस तरह का इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। मान लो कहीं पे क्या हुआ, इस R की जगह उन्होंने क्या लगा दिया है, किसी पे एक जगह CH3 लगा दिया, मान लो एक जगह क्या कर दिया, ये हटा के सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह क्या किया, ये इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा दिया और कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे बन जाएंगे, लेकिन इन सबके पेरेंट कंपाउंड क्या रहा, पेरेंट कंपाउंड तो यही रहा। तो इस तरह के ड्रग्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब हमारे ड्रग्स को हमने क्या बताया कि देखो कि वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड पे जाके एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो मतलब वो क्या हुआ, वो उस ड्रग का टारगेट हुआ। जैसे हिस्टामिन क्या बताया था हमने कि एंटी हिस्टामिन क्या बताया था कि वो हिस्टामिन पे जाके एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हर ड्रग किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल्स पे जाके एक्ट कर रहा है। वो बायोमोलिक्यूल प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो अगर हमें एक ड्रग पता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस वाले प्रोटीन से जाके बाइंड करता है, तो केमिस्ट को क्या आसानी होगी कि उसी तरह के और ड्रग्स बना के वो लोग एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अगर हम एक और ऐसा ड्रग बनाएं तो ये भी इसी तरह के कंपाउंड से या इसी तरह के बायोमोलिक्यूल से जाके बाइंड करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप लोगों को शायद हो सकता है थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब हमें करने की ज़रूरत क्या है। देखो ज़रूरत दोस्तों ये है कि हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे बॉडी में भले ही मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन है, लिपिड है, लेकिन प्रोटीन भी क्या है दोस्तों, बहुत तरीके के प्रोटीन है हमारे बॉडी में। तो अभी होता क्या है कि जैसे से आपने ये डिज़ाइन किया ये वाला ड्रग, आपने बोलते हैं कि भाई ये इसमें जो है एंटीबायोटिक के जैसे एक्ट कर रहा है, ये बैक्टीरियाज को जो है किल कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं जाके किसी और बॉडी प्रोटीन से भी जाके इंटरेक्ट करे और उल्टा हमें नुकसान पहुंचाए। तो हम लोग ऐसे तो चाहते नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी के स्ट्रक्चर में से मान लो हमने देखा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो हमारे प्रोटीन से जाके इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो अगर ये स्ट्रक्चर देखो हमारे पास पहले से नहीं होगा तो हम लोग उसमें कैसे चेंजेस कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सारी की सारी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अब देखो आपको पता है ये ड्रग आपको पता है क्या है, टारगेट मतलब कि वो वाला पर्टिकुलर ड्रग कौन से बॉडी में जाके किस बायोमोलिक्यूल्स पर जाके एक्ट कर रहा है, वो उसका टारगेट हो गया। और दोनों की हमें इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो देखो आप बॉडी में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, आपको पता है प्रोटीन्स है, लिपिड्स है,
कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो ये जो हमारे मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं बॉडी में, सारे बायोमोलिक्यूल्स के देखो अपने अलग अलग काम है। तो जो डीएनए आरएनए हो गए दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड मतलब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाले मॉलिक्यूल्स हो गए। लिपिड्स और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोस्टली क्या हो गए, एनर्जी देने के लिए यूज हो गए। दोस्तों जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, वो बहुत ही इसेंशियल है हमारे सेल के अंदर की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। अब जैसे सेल्स के अंदर की क्या बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सेल को क्या करना है, अपने डीएनए को कॉपी करना है, सेल्स को क्या करना है, एक सेल से 2 सेल भी बन रहे हैं। उसके अलावा और सेल्स के न्यूरॉन सेल है तो उसका कुछ अलग फंक्शन है, आई की सेल है उसका अलग फंक्शन है, लिवर की सेल है तो उसका अलग फंक्शन है। तो ये दोस्तों ये सारे सेल फंक्शंस को जो चीज़ें कर रही हैं वो है हमारे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स या प्रोटीन्स फंक्शनल मशीनरी है हमारी सेल्स की। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ड्रग एंड प्रोटीन इंटरेक्शन की, ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो है प्रोटीन। अब देखो दोस्तों जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में जो मेन काम कर रहे हैं प्रोटीन, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे समझना। देखो एंजाइम्स दोस्तों क्या होते हैं, ये एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट का भी आपने कहीं पे पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करें किसी एक रिएक्शन को रेट को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें, ठीक है, वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। ऐसी बॉडी में जो लिविंग सिस्टम्स में रिएक्शन चल रही हैं वहाँ पे उन रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए कौन आते हैं, वो आते हैं एंजाइम्स। अब दोस्तों एंजाइम्स को समझने के लिए एक रिएक्शन को समझते हैं कि अगर देखो सेल्स में क्या होता है कि सेल्स के पास ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उसको ऑक्सीजन दे देता है। उसके बाद क्या कहता है, बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज़ करके अपना जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के थ्रू, और बचता क्या है CO2। अब जो CO2 बच गया उसका क्या होगा, सेल्स में जो CO2 बच गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने सारा कंज्यूम कर लिया, वो क्या करता है सेल्स उसकी वाटर से रिएक्शन करवा देता है, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब दोस्तों ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा स्लो है कि अगर एक रिएक्शन करवाएं, मतलब एक CO2 और एक H2 मिला के ये बनाएं, तो इसको जो अप्रॉक्सीमेट लगेगा वो लगेगा 15 सेकेंड। 15 सेकेंड मतलब एक रिएक्शन को करने के लिए कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड। अगर इसी रिएक्शन को दोस्तों हम लोग क्या करवा दें, इसी रिएक्शन को एक हम एंजाइम के प्रेजेंस में करवा दें जिसका कि नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ CA। क्या ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या करेगा अब दोस्तों, ये इस रिएक्शन जो 15 सेकेंड में एक रिएक्शन हो रही थी, अब वो क्या करेगा 1 सेकेंड में 10⁻6 रिएक्शन करवाता है। मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट 1 लाख। इसका मतलब जो एक रिएक्शन पहले 15 सेकंड में हो रही थी, अब 1 सेकंड में वैसे ही 1 लाख रिएक्शंस हो रही है। तो ये पावर है एंजाइम्स की। अगर कोई ऐसा ड्रग ले हम जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को टारगेट कर दे और उसको नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे, तो क्या होगा दोस्तों, ये वाली रिएक्शन फिर ऑलमोस्ट समझ लो एक तरह से होगी ही नहीं, या फिर होगी तो फिर इतने स्लो रेट पे होगी जिसका कुछ हमारे लिए यूज़ नहीं बचेगा। तो यही है दोस्तों हमारे एंजाइम्स। और एंजाइम्स में एक खास बात और याद रखने की कि एंजाइम्स क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शंस को करवाते हैं एंजाइम, तो उनमें खुद में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे थे, कार्बोनिक एसिड बना रहे थे। तो एंजाइम नहीं था तब भी वो रिएक्शन हो रही थी, लेकिन एंजाइम आ गया तो क्या वो रिएक्शन का रेट बढ़ गया। एंजाइम के अंदर खुद कुछ चेंज नहीं आया, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो वैसा का वैसा ही रहा, उसे सिर्फ रेट को पास करवा दिया। तो उसको समझने के लिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो ये है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो नेताओं के जैसे होते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों को लड़वा दिया आपस में, जो लोग पहले कभी नहीं लड़ने वाले थे या जिनमें लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम थे, उन्होंने क्या किया, उस लड़ाई को बढ़ा दिया आगे। लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन नेताजी को कुछ नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारे एंजाइम्स हैं, लेकिन ये अच्छे हैं, ये ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो। तो ये क्या करते हैं, वो ऐसी रिएक्शंस को तेज़ करवा देते हैं और खुद इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। मतलब जैसे ये हैं, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये हो गई एंजाइम। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं। अब ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन से पहले हम लोग समझते हैं एंजाइम के फंक्शन को, कि एक एंजाइम फंक्शन कैसे करता है। तो देखो मैंने वो तो आपको बता दिया कि एंजाइम में खुद तो कुछ होता नहीं है। तो एंजाइम होता क्या है दोस्तों, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। मान लो थोड़ा सा आप ऐसे अज्यूम करो कि ये एक एंजाइम है। ओके, ये क्या एक एंजाइम है। ये जो साइट है, जो आपको एक पॉकेट जैसी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। अब क्या होगा, देखो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आके यहाँ पे बाइंड कर गया, ओके, उसके बाद ये एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, मान लो उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको क्या करेगा, इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। मतलब ये जो ऐसा है, मान लो हो सकता है वो कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट बन गया। तो उसने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और ये खुद एज इट इज़ रहेगा। मतलब जैसे ये पहले था, ये जो है आपका एंजाइम एज इट इज़ ही रहेगा। तो उसने क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो ये क्या है, ये एक एंजाइम की नॉर्मल एक्टिविटी है। इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस पावर ऑफ एंजाइम।
जो कैटलाइज करता है वो रिएक्शन को इस तरह से करता है कि एक्टिव साइट पे आके कोई भी चीज़ बाइंड की और उसके बाद में क्या हुआ, उससे एक प्रोडक्ट बन गया और जो हमारा एंजाइम था वो एज इट इज हमें वापस मिल गया फिर से। अभी क्या होगा, उससे फिर से कोई और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, उससे ये और प्रोडक्ट बना देगा। तो उसी तरह से क्या करा, इसने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया हमारा और खुद इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, अब दोस्तों ड्रग्स ऐसे में क्या करते हैं, ड्रग्स दो तरह के होते हैं। या तो ड्रग हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जो बिल्कुल एक सबस्ट्रेट को मिमिक करे। मतलब जैसे मान लो मैंने ये बना दिया एक ड्रग, ठीक है, ये मान लो ये आपका एक ड्रग है डी, तो ये क्या कर रहा है, आप देखो ये भी इस साइड पे आके फिट हो सकता है जगह। अगर ये साइड पे आके फिट हो गया तो क्या करेगा, ये इन सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कॉम्पीट करेगा, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस है कि एंजाइम है उस पर आगे कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड किया और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे आगे ड्रग बाइंड कर गया तो ये क्या होगा, फिर एक इस तरह का यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा कि इस एंजाइम से ये बाहर ही नहीं निकलेगा। जब ये एंजाइम से बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या हुआ, एक तरह से तो आपके एंजाइम ब्लॉक्ड हो गए, जितने एंजाइम मॉलिक्यूल्स फ्री थे उतने नहीं बचेंगे आज के टाइम पे आपके लिए। तो यही क्या है हमारा, इस इंटरेक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन मतलब क्या कर रहे हैं, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं एंजाइम से बाइंड करने के लिए। तो ये कहलाता है हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और होती है एंजाइम्स में, जैसे एक तो मैंने आपको बताया ये जो पॉकेट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। उसके अलावा एक और पॉकेट होती है आपकी साइड में, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। मैं लिख देता हूँ एलोस्टेरिक साइट। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ आके बाइंड कर जाए तो वो क्या करेगी, इस एक्टिव साइट का जो है कॉन्फॉर्मेशन ही चेंज कर देगी। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, एलोस्टेरिक साइट से देखो कोई भी चीज़ बाइंड की तो एंजाइम का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ, मतलब अब उससे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। जब वो हमारे नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, एंजाइम एक तरह से नॉन फंक्शनल हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों से दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो क्या हमारे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिनका शेप कैसा हो, बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा हो, जो कि सबस्ट्रेट के शेप को मिमिक करते हो। और दूसरा क्या होगा, कुछ ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेंगे और एंजाइम की एक्टिव साइड को चेंज कर देंगे। तो दोनों की बेसिस पे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल बन जाएगा। और दोस्तों ऐसे नॉन फंक्शनल एंजाइम को बॉडी क्या करेगा, बाद में डिग्रेड कर देगा, क्योंकि बॉडी हमारे जो भी सेल्स हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके पास कोई भी अननेसेसरी चीज़ रहे। तो ऐसे एंजाइम मान लो जैसे ड्रग आके क्या किया, एलोस्टेरिक साइड पे आके बाइंड कर दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई, वो कुछ काम का बचा नहीं एंजाइम, तो बॉडी क्या करेगी, उस एंजाइम को डिग्रेड कर देगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रग्स का टारगेट कौन था, ड्रग्स के टारगेट थे यहाँ पे एंजाइम्स। अब एक चीज़ और है, ड्रग के एक और टारगेट्स हो सकते हैं, वो है रिसेप्टर्स। अभी रिसेप्टर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग रिसेप्टर। और दोस्तों ये रिसेप्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लो दोस्तों, एक नई चीज़ है लेकिन आप लोगों को अभी जल्दी से समझ में आ जाएगी। ऐसे एज्यूम करो कि एक सेल है हमारे पास में, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और जो भी बहुत सारे इसमें अलग अलग छोटे छोटे सेल्स के ऑर्गेनल्स होंगे। इनका क्या होता है दोस्तों, सेल्स की सरफेस पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे ये क्या वो पूरे सरफेस के ऊपर होंगे कहीं ना कहीं। इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। अभी रिसेप्टर्स क्या है, इसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेंगे, ये अपने किसी ना किसी लाइगेंड से या किसी ना किसी टारगेट मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। जैसे कि मान लो ये एक रिसेप्टर है, इस पर क्या हुआ, इस पर आके एक ऐसा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा जो कि सिर्फ इस पर ही बाइंड कर सकता हो। तो जैसे क्या होगा, जैसे रिसेप्टर के साथ में उसका टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड करा, रिसेप्टर क्या करेगा, अंदर एक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करेगा और सेल वो है उसी फंक्शन को करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसका अगर एग्जांपल दूं तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, डोपामीन रिसेप्टर। डोपामीन रिसेप्टर्स दोस्तों कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके न्यूरॉन्स पे या फिर जो नर्व सेल्स हैं वहाँ पे होते हैं। तो ये क्या करेगा कि डोपामीन्स जैसे ही आएंगे वो क्या करेंगे, अपने रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जो भी मैसेज वो देना चाहते हैं सेल को, वो सेल को मिल जाएगा और सेल उसको वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये हो गया हमारे डोपामीन रिसेप्टर्स। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में क्या होगा कि इस जो रिसेप्टर है उसकी को बाइंड करने के लिए एक ड्रग मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल जो ओरिजिनल लाइगेंड या फिर जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल वहाँ पे बाइंड करता था उसका ही एक सेम एनालॉग, मतलब स्ट्रक्चर उसका कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा और वो आके इस रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा। जब देखो उसने आके रिसेप्टर से बाइंड कर लिया तो क्या होगा कि अब जो मैसेजेस है वो क्या होगा कि वो हो सकता है कि उससे कोई अपोजिट मैसेज सेल को चला जाए, या फिर हो सकता है उससे जो मैसेज मिल रहा था वो और ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए। ये क्या होता है, इन दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दो टाइप ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस होते हैं, एक कहलाता है एंटागोनिस्टिक और दूसरा कहलाता है एगनिस्ट।
अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। देखो एंटागोनिस्टिक मतलब क्या हुआ कि अब जो आपका रिसेप्टर से आके ड्रग ने बाइंड किया वो क्या कर रहा है, जो उसका ओरिजिनल फंक्शन था रिसेप्टर का उसको जस्ट रिवर्स कर दे रहा है। तो ये दोस्तों ये ड्रग्स कैसे होगा, ये ड्रग्स होगा एंटागोनिस्टिक। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी डोपामिन की बात की, तो डोपामिन क्या है दोस्तों, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है और वो क्या करता है नर्व इम्पल्स को, मतलब कि जो हमारे नर्व्स के थ्रू मैसेजेस जाता है उसको एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पहुंचाने में काम करता है। अब क्या होता है कि आप ऐसे एज्यूम करो कि जिन लोगों को लेट्स से कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, ओके, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या फिर और भी कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों की ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि अपने आप ही बैठे बैठे उन लोगों को अपने आप ही बैठे बैठे बातें कर रहे हैं या फिर अपने आप ही बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हैं, वो अलग ही काम। तो ये क्या हो रहा है कि ये इनको ट्रिगर कहाँ से मिल रहा है, इनकी मतलब ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिविटी चल रही है नर्व इम्पल्स वाली। तो उन लोगों को क्या किया जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग दिए जाते हैं, और वो एंटीसाइकोटिक ड्रग कुछ नहीं होते, वो एंटागोनिस्टिक होते हैं किसके, हमारे डोपामिन के। तो इसका मतलब जो डोपामिन का काम करना था नॉर्मल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करने का, ये क्या करते हैं, उसको एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। जब ये कम कर देते हैं तो फिर उन लोगों को क्या होता है कि उन लोगों को इस चीज़ में हेल्प मिलती है। अगर हम बात करें एगनिस्ट की, एगनिस्ट क्या करते हैं कि जो एक नॉर्मल रिसेप्टर का फंक्शन था उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, पार्किंसंस की। तो पार्किंसन डिजीज़ में दोस्तों क्या होता है कि ये ओल्ड एज की डिजीज़ है, तो जो न्यूरॉन्स की एबिलिटी है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो क्या होता है, पार्किंसन जिन लोगों में होता है उन लोगों की दिक्कत क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है। वो किसी चीज़ को अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा कि ठीक से अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या कि उनकी जो ब्रेन है उसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उनके बॉडी ऑर्गन्स पे। तो उनका आप लोगों का तो जनरली क्या होता है, उनका हाथ ऐसे हिलता रहेगा, अगर किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो एकदम फर्मली नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप देख लो एक तरह से क्या हो रहा है कि ब्रेन एक्टिविटी कम हो रही है या फिर जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो कम हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि नर्व इम्पल्स को बढ़ाना है ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या देंगे, उसमें हम लोग डोपामिन का एगनिस्ट देंगे। तो बस यही था इसके दोनों के बारे में कि जब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा तो दो तरह के रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको। एंटागोनिस्टिक मतलब कि जो ओरिजिनल फंक्शन होना चाहिए था सेल में उसका जब उल्टा हो जाएगा, और एगनिस्ट मतलब क्या होगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो और एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स की। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट बात करेंगे एंटासिड्स की। अभी दोस्तों एंटासिड्स क्या होते हैं, ये जो है स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखो स्टमक में होता है क्या है कि स्टमक में हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो जाता है स्टमक में, और वहाँ पे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेप्सिन है, रेनिन है। ये सारे एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं कि सिर्फ एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव रहते हैं। तो अगर इनका पीएच जो है अगर आप बेसिक कर दोगे तो ये एंजाइम काम नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है कि स्टमक के सेल्स एसिड्स को सिक्रीट करते हैं। कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर वो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए तो क्या होता है कि लोगों को एसिडिटी की फीलिंग आने लगती है, उनको लगता है कि पेट में जलन हो रही है और ऐसे थोड़ा अनईजी फील होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन अगर और ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उनके पेट में अल्सर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसी को एसिडिटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एंटासिड्स। अब पहले क्या होता था दोस्तों, नॉर्मली क्या कर लेते हैं कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, जो हमारा क्या कहते हैं इसको, और बेकिंग सोडा होता है, कुछ लोग उसको दे देते थे, उसको भी दे दिया करते थे NaCO3 को। तो NaCO3 हो गया, जो स्टमक में HCl होता है उससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये देखो ये Na है, ये Cl है, तो एक ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा, प्लस क्या बचेगा आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्शन हुई तो कार्बोनिक एसिड बना, जो कि क्या है वो भी एसिडिक है बट उसका pH उतना ज़्यादा नहीं है जितना HCl का था। तो एक तरह से क्या हुआ, एसिड का लेवल कम हो गया। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये एज एन एंटासिड एक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है वो है इनो, वो आप सभी लोगों को पता होगा कि इनो भी क्या करता है, एक एंटासिड्स की जैसे एक्ट करता है एसिडिटी को कम करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें ये ले लो सोडियम कार्बोनेट, मान लो आपने थोड़ी देर के लिए ले लिया, तो यहाँ पे होगा क्या कि एसिड का लेवल थोड़ी देर के लिए कम होगा। लेकिन अगर मान लो आपने खाना खाने के बाद तुरंत बाद इसको लिया तो क्या होगा कि एसिड सिक्रीट हो रहा होगा, और आप क्या करोगे, ये आपने ये ऐड कर दिया तो एसिड का लेवल कम हो गया। तो स्टमक के सेल्स को क्या लगेगा, उनको लगेगा कि भाई एसिड हमारे पास प्रॉपर नहीं है फूड के डाइजेशन के लिए, और वो क्या करेंगे उसके बदले में और ज़्यादा एसिड सिक्रेट करेंगे। मतलब आपने क्या किया था, एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड लिया था, वहाँ पे उल्टी एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी चाहे आप इनो ले लो, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो एसिडिटी के सिम्टम्स है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एसिडिटी जिन चीज़ों की वजह से हो रही है उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे दूसरे एंटासिड्स होते हैं दोस्तों, जो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं एंटीहिस्टामिन्स। वो एंटीहिस्टामिन्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटीहिस्टामिन्स। अब देखो एंटीहिस्टामिन्स के भी उसमें दो नाम है, मैं बता देता हूँ आपको। एक है सिमेटिडीन,
शायद ये इसकी स्पेलिंग है सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन दोस्तों क्या है, ये एक एंटीहिस्टामिन है और ये क्या कर रहा है, ये स्टमक पे जैसे स्टमक के जो सेल्स है उसमें क्या हो, हिस्टामिन्स की जो रिसेप्टर्स है, जैसे मैंने बना के दिखा था ना कि सेल्स के बाहर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा और जो हिस्टामिन्स के रिसेप्टर क्या कर रहे हैं स्टमक में, एचसीएल को सिक्रीट करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर ये हिस्टामिन के रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो जो आपका एचसीएल सिक्रीशन है वो बंद हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्या हुआ, ये इसने आपको एक्चुअल क्योर प्रोवाइड किया। ये सब क्या कर रहे थे अभी तक, ये सब सिम्टम्स को कम कर रहे थे, जो एसिडिटी हो रही थी उसको कम कर रहे थे, लेकिन सिमेटिडीन ने क्या किया, उस एक्चुअल जो रीजन था जिसकी वजह से एचसीएल रिलीज हो रहा था उसको जाके सीधा ब्लॉक कर दिया। एक और इसका एग्जाम्पल है, दूसरा आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं जेंटेक या फिर रेनिटिडीन। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन दोनों ड्रग हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों सिमेटिडीन और जेंटेक दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों एंटी एसिड्स हैं जो कि एंटी हिस्टामिन्स की कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ओके, अब उसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स के ड्रग का मेन फंक्शन क्या होता है, वो होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस को कम करना। तो जो हमारे हिस्टामिन्स है वो क्या होते हैं कि उनकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। तो जब भी कभी एलर्जी होती है तो वहाँ पे हिस्टामिन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कभी कभी आपने देखा होगा कि कॉमन कोल्ड में जो है नाक बंद हो जाती है, जो नेसल कंजेशन हो जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन्स की वजह से। तो हम लोग जो है एंटी हिस्टामिन्स क्लास के ड्रग्स यूज़, तो जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं जो कि इन सारे रेस्पॉन्स को कम करते हैं, उनके जैसे कि आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा सिट्राजीन। सिट्राजीन बहुत ही कॉमन है, कोल्ड के लिए लोग अक्सर ले लेते हैं कि उस वजह से कि जो नेसल कंजेशन है हिस्टामिन की वजह से वो कम हो जाए, सिट्राजीन हो गया। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है सेल्डेन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये हैं आपके एंटी हिस्टामिन, सेल्डेन, सिट्राजीन। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पे है क्या, आपने दो चीज़ें देखी कि हमारे जो एंटासिड्स थे वो भी एंटी हिस्टामिन्स की कैटेगरी में आ रहे थे और ये भी एंटी हिस्टामिन्स की कैटेगरी में आ रहा है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेट्स से कि मेरे को कोल्ड हो गया, ठीक है, मैंने चलिए सिट्राजीन ले ली। सिट्राजीन किस लिए ली, नेसल कंजेशन की वजह से ली, ठीक है, जो नाक बंद थी उसकी वजह से। अब अगर मैं सिट्राजीन ले रहा हूँ तो वो क्या है, एंटी हिस्टामिन है। और एंटी हिस्टामिन हमने ये भी पढ़ा था कि वो क्या कर रहे थे कि स्टमक में एसिड के लेवल को भी कम कर रहे थे। तो यहाँ तो खराब काम हो जाएगा कि मेरे को एसिडिटी नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो मेरे जो एसिड रिलीज हो रहा है उसको और ज़्यादा कम कर दे, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, रिसेप्टर्स बताए थे कि हमारे सेल्स पे होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। तो हर रिसेप्टर क्या करता है, एक अलग काम करता है। तो जो एसिड रिलीज करने वाले रिसेप्टर्स हैं वो अलग हैं और जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में एक्ट कर रहे हैं रिसेप्टर्स वो अलग है। देखो दोनों हैं हिस्टामिन वाले रिसेप्टर ही, लेकिन हिस्टामिन वाले रिसेप्टर्स में भी कैटेगरी है कि जो एसिड रिलीज करने वाले रिसेप्टर्स अलग है और जो हमारा नेसल कंजेशन कर रहे हैं या फिर और एलर्जिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो रिसेप्टर्स अलग हैं। तो अगर आपने ये वाले ड्रग लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं तो वो कभी भी आपको वो एज ए एंटासिड काम नहीं करेंगे, या फिर अदर ड्रग्स बोले जो एंटासिड्स ले लिए थे वो कभी भी एंटी एलर्जिक फॉर्म में काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के रिसेप्टर्स अलग अलग हैं। ओके, दोस्तों ये तो बात हो गई एंटासिड्स और एंटी हिस्टामिन्स की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स से क्या मतलब है दोस्तों, कि ऐसे ड्रग्स जो कि आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करें, मतलब जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके ब्रेन से या फिर नर्वस सिस्टम से कनेक्शन हो, तो वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में, ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, पहले ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इसमें ही क्या पढ़ेंगे, एनाल्जेसिस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स एक तरह से स्ट्रेस रिलीविंग ड्रग्स होते हैं। मान लो किसी को क्या स्ट्रेस है, एंजाइटी है या फिर कोई चीज़ कोई इंसान डिप्रेशन में है, तो उन सब के लिए को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं ट्रैंक्विलाइजर। और साथ साथ जो हमारी स्लीपिंग पिल्स होती हैं उसमें भी ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे फिर से एक बात करता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रेनलिन क्या है, एक तरह का ये एक न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है उसमें ये हेल्प करता है। कौन, नॉर एड्रेनलिन। अभी अब क्या होता है दोस्तों कि ये इसका जो है मूड रिलेटेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो अगर क्या होगा, कभी नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाता है तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए ऐसे ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं जो कि क्या करेंगे, जो नॉन एड्रेनलिन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देंगे। अब देखो जो एंजाइम नॉन एड्रेनलिन को डिग्रेड कर रहा है, अगर आपने उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो ये क्या करेगा, नॉन एड्रेनलिन एज इट इज रहेगा या भी एज इट इज रहेगा, तो उस चीज़ को क्या करेगा, जो मूड स्विंग्स है या फिर डिप्रेशन है उसको ठीक करेगा। क्यों, क्योंकि इसका लेवल अब एज इट इज मेंटेन है। आपने क्या किया कि जो एंजाइम्स इसको डिग्रेड कर रहे थे उनको आपने ब्लॉक कर दिया ड्रग्स की हेल्प से। ओके, तो ट्रायंगुलर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आइप्रोनियाजिड। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और इसका एग्जाम्पल है वो है इक्विनिल
क्विनिल को दोस्तों आप लोग याद रख लेना। इसकी खास बात क्या है कि ये एक ट्रैंकुलाइजर है, मतलब एक एंटी डिप्रेसेंट तो है ये, उसके साथ साथ ये हाइपरटेंशन में भी दिया जाता है। हाइपरटेंशन मतलब जब ब्लड प्रेशर लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए भी एक क्विनिल का यूज़ होता है। तो ये दोनों काम कर रहा है, ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये बात है दोस्तों ट्रैंकुलाइजर्स की। अब हम चलते हैं एनाल्जेसिक्स की तरफ पे। अब एनाल्जेसिक्स का क्या मतलब है? एनाल्जेसिक्स मतलब दोस्तों एक तरह के पेन किलर। तो अगर जो भी पेन को आपको रिलीव कर दे उन ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। अब एनाल्जेसिक्स में भी दो पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया है। एक क्लासीफाई किया नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और दूसरा कौन सा किया है? नॉन नार्कोटिक। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का मतलब है ये क्या है? ये नॉन एडिक्टिव है, मतलब ऐसे एनाल्जेसिक जिसका कोई भी आपको एडिक्शन नहीं होगा। नार्कोटिक मतलब ये क्या है? इनका आपको एडिक्शन हो जाएगा, अगर आप उसको लेते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनका आपको एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक का देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन जो याद करो मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो ये एस्पिरिन क्या है दोस्तों? एक हमारे तरह एनाल्जेसिक के जैसे ऐड करता है, उसके साथ साथ एनाल्जेसिक के साथ साथ ये एक एंटीपायरेटिक के जैसे भी ऐड करता है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है कि एंटी मतलब उल्टा और पायरेटिक मतलब टेम्परेचर। तो मतलब जो फीवर की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्पिरिन हमारे को एक एनाल्जेसिक की जैसा मतलब पेन किलर की जैसा तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है? फीवर को भी कम कर रहा है। तो और उसके साथ साथ एंटीपायरेटिक के साथ साथ दोस्तों ये कैसे करता है? ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट के जैसे भी काम करता है। मतलब ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉट होने से बचाता है, तो उसको हार्ट अटैक के लिए भी दिया जाता है ताकि लोगों को हार्ट अटैक ना आए। तो ये हो गया हमारा किसका एग्जांपल हो गया? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एग्जांपल हो गया दोस्तों मॉर्फिन। मॉर्फिन आप समझते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अफीम। उसके साथ साथ हो गया हीरोइन। तो ये सारे के सारे ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, मतलब ऐसे पेन किलर्स हैं जिनका कि क्या हो सकता है कि एडिक्शन हो सकता है। तो दोस्तों फिर भी इनको फिर दिया क्यों जाता है? कि जब पता है कि इनका एडिक्शन हो जाएगा तो फिर इनको देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ख़राब है किसी भी चीज़ का एडिक्शन, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या किया जाता है? ये बहुत ही जो खतरनाक वाले पेन होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उसी केस में दिया जाता है। जैसे पेन का कौन कौन से केस में दिया जाता है? जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए दिया जाता है, मतलब कि ऑपरेशन के बाद में जो पेन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, तो उसमें नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि तो वजह से आपको जो है पेन का पता नहीं चलेगा, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में दिया जाता है। उसके अलावा कार्डियक पेन में दिया जाता है, ये कार्डियक पेन। उसके अलावा किसमें? चाइल्ड बर्थ के केस में दिया जाता है। तो ये उन चीज़ों में दिया जाता है जहाँ पे कि पेन का जो है लेवल बहुत ज़्यादा है। बट ये कैसे हैं? ये नार्कोटिक है, मतलब इनसे जो है एडिक्शन हो सकता है, तो इसलिए इनकी डोज वगैरह को बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल वे में दिया जाता है ताकि पेशेंट पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल नाम से समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखो क्या क्या आ सकता है? बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, आपका फंगस आ सकता है, या फिर कुछ और स्मॉल पैरासाइट्स आ सकते हैं। तो उन सब के अगेंस्ट जो भी हम लोग ड्रग यूज़ करेंगे उनको बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो एंटी माइक्रोबियल्स हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। देखो एंटीबायोटिक्स मतलब दो चीज़ें इसमें, एंटीबायोटिक मतलब एंटी मतलब आप समझते हो आप उल्टा, और बायोटिक मतलब लाइफ। तो ये जो ऐसे ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करें, मतलब बैक्टीरिया को किल कर दें या उनकी ग्रोथ को रोक दें, उनको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। ओके, अब एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कैसे हुआ वो मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। तो दोस्तों एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था पॉल एरलिक। तो पॉल एरलिक क्या कर रहे थे दोस्तों? ये काम कर रहे थे, डिजीज़ पे काम कर रहे थे, इसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो इनके पास में एक आइडिया था, इनका था कि कुछ आर्सेनिक कंपाउंड्स, इनके पास कोई ऑब्जर्वेशन थी कि किसी आर्सेनिक कंपाउंड्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिफिलिस वाले बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट्स करते गए और ये सक्सेसफुल हुए, और सक्सेसफुल होकर इन्होंने एक क्या बनाया? एंटीबायोटिक बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा सेलवर्सन। ठीक है, सेलवर्सन। और ये दोस्तों सेलवर्सन की वजह से क्या हुआ कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला बाद में। लेकिन दिक्कत क्या थी सेलवर्सन में कि ये बैक्टीरिया को तो किल कर रहा था बट ह्यूमन सेल्स के लिए भी टॉक्सिक था।
तो लेकिन बैक्टीरिया को ज़्यादा किल कर रहा था इसलिए, और ये फर्स्ट एक अपने में एग्जाम्पल था सिंथेटिक एंटीबायोटिक का, तो इसलिए इनको इसके लिए मिल गया नोबेल प्राइज़। अब दोस्तों साथ साथ ये क्या कर रहे थे, कुछ डाइस पे भी वर्क कर रहे थे। कौन से? एजोडाइस पे। एजोडाइस किस तरह के होते हैं? कुछ इस तरह के, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऐसे। और उन्होंने जो सेल वर्सन बनाया था इसका कुछ जो कंपाउंड था वो आर्सेनिक वाला ही था, वो भी कुछ इसका इसी तरह का स्ट्रक्चर था, आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था इनके पास में। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये इस तरह के एजो वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेल से ही बाइंड कर रहे थे, सारे सेल से बाइंड नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब मैंने भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया है तो क्यों ना इस स्ट्रक्चर में थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया जाए और एक और अच्छी एंटीबायोटिक तैयार की जाए। तो ये अपना काम करते रहे और फाइनली उनको जाके एक एंटीबायोटिक मिली, इसका नाम था प्रॉन्टोसिल। प्रॉन्टोसिल क्या थी? सेल वर्सन से भी और ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक। उसके बाद में भी क्या पता चला दोस्तों कि जो प्रॉन्टोसिल है वो कंपाउंड नहीं है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। हो क्या रहा है कि प्रॉन्टोसिल सेल्स के में जाके एक और सल्फो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो है एक्चुअल एंटीबायोटिक। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे फिर हमें यहाँ से पूरे एक क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में पता चल गया, जिसको भी मैंने आपको पहले बताया था, सल्फोनामाइड्स या फिर सल्फोनिलामाइड्स। ओके, तो ये सल्फोमाइड या फिर सल्फोनिलामाइड पूरे क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में पता चल गया जो कि एंटीबायोटिक बिहेवियर को शो करते हैं। तो इस तरह से ये पॉल एहरलिख ने किया। अब इसी के साथ साथ दोस्तों ये हम लोगों ने क्या देखा, ये सारा का सारा था सिंथेटिक। इसी के साथ में एक और साइंटिस्ट काम कर रहे थे सेपरेटली, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट एक्चुअल एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ पहले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों क्या किया, ये वर्क कर रहे थे कुछ फंगस के ऊपर जिसका नाम था पेनिसिलम। और उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि पेनिसिलम में अगर उन्होंने कहीं पे ग्रो किया तो वहाँ देखा कि उसके बाद में ना वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते थे। तो उनको लगा कि कुछ इस फंगस के बाद कुछ तो ऐसा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। और फाइनली उन्होंने उससे उस सब्सटेंस को प्यूरीफाई किया, उसका नाम हम लोग सभी जानते हैं, वो है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन मिला कहाँ से था? फंगस से मिला था, इसका नाम था पेनिसिलम। पेनिसिलम तो इस फंगस से इन्होंने आइसोलेट किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसका नाम था पेनिसिलिन। और बाद में क्या हुआ, इनको भी इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये तो दोस्तों डिस्कवरी के बेसिस पे बात हो गई। अब हम एक्चुअल आते हैं एंटीबायोटिक्स पे और उनके एंटीबायोटिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो एंटीबायोटिक आप समझिएगा कि ऐसे ड्रग्स जो कि क्या करें, बैक्टीरिया को किल करें, वो हो गए हमारे एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक बैक्टीरियोसाइडल और दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? बैक्टीरियोसाइडल का मतलब साइडल मीन्स ऐसे ड्रग्स, ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को किल कर दे, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि अगर बैक्टीरिया को किल ना करे लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक दें। एग्जाम्पल क्या है देखो, इसका एग्जाम्पल है हमारा क्लोरमफेनिकोल। याद करो, ये मैंने आपको बताया था हेलो एल्किन्स और हेलो एलिन्स में बताया था। ये क्या है, एक तरह से हेलो एल्किन वाला कंपाउंड है क्लोरमफेनिकोल। तो ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है और इसको किस में दिया जाता है? इसको दिया जाता है टाइफॉइड के केस में। तो ये क्या करता है, जो टाइफॉइड वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। ओके, बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को बिल्कुल किल करते हैं, उसका एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था पेनिसिलिन। ठीक, पेनिसिलिन। तो ये हो गया बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। उसके अलावा दोस्तों इनको और डिवाइड किया गया है दो अलग पार्ट में, जिसको कि हम बोलते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लिख देते हैं यहाँ पे, कौन कौन से स्पेक्ट्रम? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके दोस्तों, इन दोनों स्पेक्ट्रम से समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है? तो एक साइंटिस्ट है दोस्तों ग्राम, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा स्ट्रेन बनाया था जो क्या करता था कि अगर आप बैक्टीरिया के ऊपर वो स्ट्रेन डालोगे तो कुछ बैक्टीरिया तो उस स्ट्रेन को ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो जिन बैक्टीरिया ने वो स्ट्रेनिंग शो करी वो हो गए ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने नहीं की वो हो गए ग्राम नेगेटिव। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि दोनों बैक्टीरिया पे एक्ट करें, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ऐसे एंटीबायोटिक जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करें वो हो गए हमारे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, जो भी मैंने पेनिसिलिन बताया था ना, पेनिसिलिन में ही थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया और उससे हमें मिल गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसका नाम है एम्पिसिलिन। दोस्तों ये हो गया आपका एम्पिसिलिन, ऐसे ही है एमोक्सिसिलिन, उसके अलावा क्लोरमफेनिकोल,
तो ये सारे के सारे क्या है आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या क्या आपका पेनिसिलिन, ठीक, पेनिसिलिन क्या है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नैरो और ब्रॉड। इसके अलावा एक और होते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वो मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, मतलब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को टारगेट करते हैं, वो हो गए लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ खत्म होती है। अब दोस्तों इसी एंटी माइक्रोबियल में हम लोग आते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरफ। लिख देते हैं यहाँ पे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब देखो दोनों का क्या है, दोनों का दोस्तों काम वही है क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। लेकिन एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें आप लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर लगा लेते हो, मतलब ऐसे चोट लग गई तो आपने डेटॉल लगा लिया, तो वो क्या है एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट मतलब ऐसे केमिकल्स जो हैं खुद एंटी माइक्रोबियल बट आप उनको लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर नहीं लगा सकते, उनको इनएनिमेट मैटर मतलब या फिर नॉन लिविंग मैटर के ऊपर आप लगा सकते हो। जैसे कि फ्लोर साफ करना है तो आपने एक डिसइंफेक्टेंट लेके लाइजॉल लेके साफ कर लिया, तो वैसे इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, तो अगर हम 0.2% सॉल्यूशन ले लें इसका फिनॉल का, तो वो क्या है, वो हमारा एंटीसेप्टिक की जैसे एक्ट करता है। और यहीं पे अगर हम लोग 1% सॉल्यूशन ले लें फिनॉल का, तो वो डिसइंफेक्टेंट की जैसे काम करता है। ओके, उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट में एग्जांपल क्या है कि 0.22 0.4 ppm क्लोरीन ले लें अगर हम, तो वो भी डिसइंफेक्टेंट की जैसे काम करती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, वो भी डिसइंफेक्टेंट की जैसे काम करता है। एंटीसेप्टिक में तो ये तो हो गया आपका ये फिनॉल हो गया। उसके अलावा बहुत अच्छा एग्जांपल है डेटॉल का। ओके, और उससे डेटॉल का कंपोजिशन कभी कभी पूछ लेते हैं कि डेटॉल बनता है कैसे, तो वो लिख लेते हैं क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल, TER अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस टर्पिनियोल। ओके, तो ये कॉम्पोजिशन हो गया आपका डेटॉल का। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, वो भी हमारे कैसे एक्ट करता है, एंटीसेप्टिक के जैसे एक्ट करता है। उसके अलावा क्या हो गया आपका आयोडोफॉर्म, वो भी एंटीसेप्टिक के जैसे एक्ट करता है। और लिख देता हूँ बाईथायोनल, ये किस में ऐड करते हैं, तो ये सोप में ऐड करते हैं। ये होता है ना हमारे एंटीसेप्टिक सोप, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है सोप के लिए। उसके अलावा टिंचर ऑफ आयोडीन मैंने बता दिया। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल वाटर। ठीक है, एल्कोहल के वाटर में अगर 2 to 3% आयोडीन मिला दे तो बन जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन, वो भी एज एन एंटीसेप्टिक ही काम करता है। ओके, तो इसमें बस इतना ही सा था और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स की तरफ, जो कि है बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दोस्तों एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स का क्या यूज़ है, दोस्तों एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स का यूज़ होता है बर्थ कंट्रोल मेजर्स के लिए। तो इनके मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जो एंटीफर्टिलिटी ड्रग आपकी बुक में दे रखे हैं। उनमें से एक है आपका क्या है, नॉर्थिंड्रोन, और दूसरा क्या है वो है नोवेस्टेरॉल। अब इनका कॉम्पोजिशन क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये क्या है, ये आपका एक प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव, प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन मिलाया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें है आपका मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दोनों क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों क्या है, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। इनका प्रेगनेंसी में एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये क्या करते हैं, जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है उसमें क्या है, इन्हीं हार्मोन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन सिंथेटिक फॉर्म में बना के दे दिए जाते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। ओके, अब दोस्तों इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केमिकल्स इन फूड। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, केमिकल्स इन फूड। अब देखो आपके जो नॉर्मल हम लोग फूड खाते हैं उसमें क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं। देखो उसमें दोस्तों प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको खाना कोई लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो प्रिजर्वेटिव आ गए उसमें। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियली क्या हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो उसमें कुछ पर्टिकुलर टेस्ट या फिर फ्लेवर इंपार्ट कर दें। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, कुछ के साथ उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऐड करने के लिए किसी ने मान लो कुछ अलग से और विटामिन्स वगैरह ऐड कर दिए तो वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फूड्स में यूज़ होते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी मोस्ट ऑफ द केमिकल जो भी यूज़ होते हैं वो कोई भी फूड की न्यूट्रिटिव क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है, अपार्ट फ्रॉम क्या चीज़, जिसमें कि हम लोग अगर अलग से कोई विटामिन्स वगैरह मिलाते हैं तो वो एक चीज़ बात अलग है। उसके अलावा जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हो गए या जितने भी आपने फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल दिए या फिर कलरिंग एजेंट डाल दिए, कोई भी फूड की न्यूट्रिटिव क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें तो कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की।
अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं तो पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। अब दोस्तों ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो दोस्तों जब भी हमें किसी चीज़ को देखो मीठा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल है शुगर ऐड कर देते हैं, राइट। अब शुगर क्या है, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप शुगर को देखोगे या सुक्रोज को देखोगे तो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दोस्तों जो लोग डायबिटिक हैं, जिनके बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो नॉर्मल शुगर को खाएंगे तो क्या होगा कि ग्लूकोज का अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज होगा और उनके डिजीज जो है और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। तो अगर ऐसे लोगों के लिए क्या बनाया गया है, वो बनाया गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ये कैसे हैं, ये खाने में आपको मीठे तो लगेंगे बट इनसे कोई भी कैलोरी नहीं बढ़ेगी या आपके बॉडी में कोई भी ग्लूकोज का चेंज नहीं आएगा। ओके, तो उसके मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फर्स्ट इसका एग्जांपल जो है वो है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम ये क्या होता है दोस्तों, ये 100 टाइम्स स्वीटर होता है किसके कंपैरिजन में, अपने नॉर्मल शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरा है सैकरीन। सैकरीन कितना है, सैकरीन अप्रॉक्सीमेटली 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर। थर्ड क्या है, वो है आपका सुक्रालोस। ये कितना है, ये अप्रॉक्सीमेटली 600 टाइम्स स्वीटर है शुगर से। और जो फोर्थ है वो क्या है, वो है एलिटेम। वो क्या है, वो अप्रॉक्सीमेटली शायद 2000 टाइम्स स्वीटर है शुगर से। ओके, अब दोस्तों में बात क्या है कि जो हमारा एस्पार्टेम होता है ये हाई टेम्परेचर पे जाके अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं जिनका कि टेम्परेचर कम रहे। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, तो उन्हीं सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स में, क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएगा तो कोई मीठी वाली है तो कोई भी इसमें जो होगा स्वीटनिंग प्रॉपर्टी बचेगी नहीं, तो किसी काम का नहीं बचेगा। ऐसे जो सुक्रालोज होता है ये क्या है, ये कुकिंग, अगर आप किसी चीज़ को कुक भी कर दोगे फूड को तो वो भी स्टेबल रहेगा, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है सुक्रालोज। एरिटेम का दिक्कत क्या है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वीट है तो इसकी स्वीटनेस कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए बहुत ही रेयरली चीज़ों में यूज़ होता है, अदरवाइज इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है क्योंकि इसकी स्वीटनिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल की क्या हो रहा है कि जो भी कंपनीज इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती हैं वो लोगों को क्या होता है, मिसगाइड ज़्यादा करती हैं। वो लोगों को ये समझा रही है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लो, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका कैलोरी इंटेक कम होगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी और ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें बोल देंगे। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, मान लो जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है, उन लोगों के लिए ठीक है एक हद तक के लिए, लेकिन जो लोग हेल्दी हैं वो इन चीज़ों को, उन चीज़ों को हमेशा से बचना चाहिए। दोस्तों उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये शो करती हैं कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही बाद में जाके क्या कर सकते हैं, हमें और सारी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। बहुत सारे, अगर आप इवन नेट पे भी सर्च करोगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो कहीं पे आपको इवन ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज जैसे बढ़ जाता है उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, उसको इंसुलिन आता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। अगर आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर देना शुरू करोगे तो क्या होगा कि सेल्स का जो रिस्पॉन्स है ग्लूकोज के लिए या फिर इंसुलिन के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि आप अपने आप को ही उल्टा हार्म करोगे अगर आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। तो चलो, अगर आप इसके बारे में और भी कुछ ज़्यादा स्टडी करनी है तो एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करके देखना साइड इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ओके, उसके अलावा दोस्तों उसमें फूड वाले में एक पार्ट और रह गया, वो है आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स में क्या क्या है हमारे पास में, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड कितना होगा, C6H5, COOH ही रहेगा, Na लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये क्या है, एक तरह से हमारा प्रिजर्वेटिव की जैसा काम करता है। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स आपको पता ही है, हमारे घर में हमेशा चीज़ें यूज़ होती हैं क्या, कि बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाला कोई सोल्यूशन बनाने जिसमें अचार वगैरह को स्टोर किया जाता है, तो वो भी क्या है, प्रिजर्वेटिव की जैसे काम कर रहा है। सिमिलरली जो मीठी चीज़ों को स्टोर किया जाता है वो एक शुगर सिरप में स्टोर किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर, ये भी कैसे एक्ट करते हैं, प्रिजर्वेटिव की जैसे एक्ट करते हैं। जो आपने कोई भी सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन बना लिया, उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया या फंगस वगैरह हो गया, कोई भी आके अगर उस पर ग्रो करना चाहेगा तो क्या होगा कि ऑलरेडी बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का इतना ज़्यादा होगा कि वो बैक्टीरिया के अंदर का जो वाटर है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएगा। ओके, तो ये तो एक आपका सोडियम बेंजोएट एक आर्टिफिशियल या फिर हम बोले सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव हो गया। बाकी नेचुरल प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बता ही दिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है क्लींसिंग एजेंट्स। लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लींसिंग एजेंट्स मतलब
जो चीज़ साफ़ सफाई में काम आने वाली है, स्वच्छ भारत अभियान में काम आने वाली है, वही है क्लींसिंग एजेंट। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सोप्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सोप से, ठीक है। अब सोप्स होते क्या हैं दोस्तों, सोप्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब आप लोग सोच रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसको बनाने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो, चाहे मैं ऑयल बोलूँ या मैं फैट बोलूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहे तो मैं ऑयल बोलूँ या फिर मैं बोलूँ फैट, दोनों है क्या, दोनों एक तरह से सेम ही है, कुछ दोनों में फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि फैट है जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ऑयल क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ओके, बाकी जो अगर हम केमिकली बात करें तो दोनों में क्या होता है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ही हैं ये, और कुछ नहीं है, ठीक। तो फैट और ऑयल, तो मतलब जो हमारे सोप्स है दोस्तों, वो दोनों से बन सकते हैं, ऑयल से भी बन सकते हैं, फैट से भी बन सकते हैं, कुछ इतना फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स कहाँ से आ सकते हैं, फैटी एसिड्स ऑयल में भी होते हैं और फैट में भी होते हैं। तो अगर हमें फैटी एसिड बोल रहा हूँ तो मतलब ये नहीं है कि वो फैट से आते हैं, ऑयल में भी फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, तो ये अब इसको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं एक फैटी एसिड लेता हूँ जिसका नाम है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड मतलब ये, इसमें कितने कार्बन होंगे, इसमें 18 कार्बन होंगे। तो हम लिख लेते हैं, जैसे कि जैसे स्टीयरिक एसिड में बना देता हूँ यहाँ पे C17H होगा, इसमें 35 COOH। तो दोस्तों ये है क्या, ये देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ कार्बन कितने, इसमें 17 कार्बन और एक कार्बन, ये 18 कार्बन है टोटल। जैसे ये होगा कैसे, होगा ये ऐसे ही CH3 फिर CH2 फिर से CH2 फिर से CH2, ऐसे करते 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 जब तक 17 हो जाएंगे, और लास्ट वाला COOH, ठीक है। तो उसी को शॉर्ट में क्या लिख दिया, C17H35 COOH। तो ये क्या होगा, इसको हम अच्छे से और बड़ा करके लिख देता हूँ, स्टीयरिक एसिड को C17H35, ठीक है, COOH। ये हो गया स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, हम रिएक्शन करवाते हैं ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल याद करो, मैंने आपको पहले बताया था, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, CH2OH CHOH एंड अगेन CH2OH, ठीक है। तो देखो, अगर हम दोस्तों इन दोनों की रिएक्शन करवाएं, ये क्या है, ये है हमारा स्टीयरिक एसिड, ओके। तो जो स्टीयरिक एसिड है, इसी को हम लोग एक्चुअली फैटी एसिड बोलते हैं। तो मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उनकी चेन लेंथ बहुत बड़ी हो जाए तो फैटी एसिड्स हो जाते हैं, ठीक। और यही फैटी एसिड जैसे मैंने बताया ऑयल्स में भी होते हैं और फैट में भी होते हैं। तो देखो, अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाएं दोस्तों होगा क्या, जैसे ऐसे एज्यूम कर लो कि ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, इसमें देखो आप याद करो पुरानी रिएक्शन, एसिड प्लस एल्कोहल क्या हो गया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो गई। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। और मैं होता था क्या, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता था। तो देखो वही बना देंगे हम यहाँ पे। पहले मैं ये बनाता हूँ CH2OH, इसका O ही रहने देते हैं यहाँ पे, CHOH इसका भी O रहने देते हैं, और इसका CH2OH का भी O रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या ऐड होगा कि यहाँ से इतना OH चला गया और इसका H चला गया, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होकर यहाँ पे क्या बचा, CO। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो C से बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और बाकी का क्या बचा, फिर से वही C17H35, तो C17H35। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, C डबल बॉन्ड O C17H35 और C डबल बॉन्ड O C17H35, ठीक। ये रिएक्शन समझ में, ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन ही है। अब एक्चुअली सोप जो बनता है वो उसका उल्टा रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यार ये जगह कम पड़ गई, इसको ये समझ लो, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं किससे, NaOH से, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। तो अभी NaOH क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा। तो NaOH का जो OH है वो तो उसको कार्बन को मिल जाएगा। तो देखो इसने वापस ये अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे जो बचा था C डबल बॉन्ड O, उसके साथ क्या जाएगा, सोडियम आयन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, Na। तो यही है आपका सोप, ठीक है। और ये जो मैं स्टीयरिक एसिड लिख रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, सोडियम स्टीरेट, ठीक है। और यही है आपका सोप। तो मैंने एक्चुअली आपको क्या किया, उल्टा समझा दिया था ताकि आप लोगों को रिएक्शन समझने में आसानी हो। तो आप लोग समझ लो अच्छे से, ये जो है हमारा, ये कहलाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या फिर एक्चुअल आपका ऑयल या फिर फैट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG के नाम से जाना। तो आपने क्या किया, ऑयल या फैट लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ में, बचा क्या आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वही आपको कहलाते हैं सोप, ठीक है। यहाँ तक बात सब समझ में आई। तो सोप का फॉर्मेशन समझ में आया, कैसे मैंने उल्टा करके आपको करके दिखा दिया।
ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करता है दोस्तों, ये जो आपका सोप बना इसके में क्या करते हैं लोग NaCl वगैरह डाल देते हैं। NaCl डालने की वजह से ये सोप प्रेसिपिटेट हो जाता है अच्छे से और फाइनली एक सोप आपको देखने को मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप सोप कौन से पर्पस के लिए बना रहे हो। टॉयलेट सोप बना रहे हैं मतलब कि ऑयल या फैट है वो बहुत अच्छा वाला ले लेते हैं, थोड़ा परफ्यूम वगैरह डाल देते हैं, कुछ ऐसे कलर वगैरह डाल देते हैं जो सोप आपको देखने में एकदम बढ़िया लगे। उसके अलावा कुछ आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट सोप जैसे पियर्स वगैरह के आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब ये सोप बनने वाला होता है तो उसको अल्कोहल में डिप कर देते हैं। अल्कोहल में डिप करने की वजह से क्या होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट के जैसा हो जाता है। तो वही दोस्तों सोप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सोप बना रहे हैं, तो बीच में और कुछ थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन बन जाती है, बट रिएक्शन यही रहेगी। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन से सोप बनता है उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। होता क्या है कि जो हमारा ऑयल या फैट होता है उसको हम ब्रेक करवा देते हैं, किसकी हेल्प से, सोडियम NaOH की हेल्प से, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये बेसिक कोई भी कंपाउंड ले लो NaOH या फिर KOH, और उसका जो सॉल्ट बनेंगे फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, वही कहलाएंगे हमारे सोप, ठीक है। अब दोस्तों उसको सोप क्या किए, यहाँ पे हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब ये सोप बन गया। सोप को आप लोग किस लिए यूज़ कर रहे हो, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सोप हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है उसके साथ तो काम करता है, लेकिन अगर हम हार्ड वाटर ले लें, मतलब एक ऐसा सी वाटर ले लें इसमें सोडा क्या है और सॉल्ट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे सोप काम नहीं करता है। तो उसका मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। वही ले लेते हैं, अभी देखो सोडियम स्टीरेट ले लेते हैं, कितना था C17H35 COO Na, ठीक है। इसकी अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम क्लोराइड से थोड़ी देर के लिए, मान लो हमारे पास जो वाटर है वो हार्ड वाटर है, उसमें हमारे पास में क्या कैल्शियम क्लोराइड, तो होगा क्या कि देखो ये जो Na है और यहाँ पे Cl, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ये तो बना लेगा NaCl, ठीक है। 2 NaCl बन गया। उसका बच्चा क्या बचा आपका ये C17H35, देखो C17H35 COO होल ट्वाइस और कैल्शियम, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों आपका। अब ये ऐसे क्या होगा क्योंकि कैल्शियम की पता है आपको पास क्या +2 चार्ज होता है, मतलब 2 ले लेगा, ये 2 आराम से इससे नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना लेगा, ओके। तो अब ये क्या हुआ, ये जो चीज़ बनती है ये बन जाती है एज अ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, या फिर एक ये गमी मास के जैसा बन जाता है। मतलब ये क्या करेगा, कपड़े साफ करने की जगह क्या होगा, ये जो बना वो बिल्कुल कपड़े के ऊपर चिपक और जाएगा, ऐसे मतलब दही के जैसा कुछ बन जाएगा और कपड़े के ऊपर चिपक और जाएगा, जैसे कि एक च्युइंगम के जैसे चिपक जाएगा। तो उससे परेशानी क्या हुई, एक तो इसने जो इसका सोप का एक्शन था नॉर्मल क्लीनिंग वाला वो नहीं हो पाया, और दूसरा क्या हुआ कि जिसको कपड़े को और ये खराब करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ड वाटर में सोप हमारा बिल्कुल हो जाता है फेल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं वो हम लोग बात करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स, अब दोस्तों देखो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स का जो काम होता है बिल्कुल सोप के जैसा ही होता है, भाई क्लीनिंग वाला काम होता है, बट एक्चुअली ये सोप नहीं होते। क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो इनका अच्छी बात क्या है कि ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ में काम करते हैं, ठीक है। बुरी बात क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे हमारे जो सोप थे वो क्या थे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ही तो थे, और वो फैटी एसिड्स को क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया ब्रेक कर सकते हैं। तो सोप जो थे बायोडिग्रेडेबल थे, बट ये जितने भी डिटर्जेंट्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, मतलब मोस्टली डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। अब डिटर्जेंट्स को भी दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनाइनिक डिटर्जेंट, कैटाइनिक डिटर्जेंट एंड तीसरा क्या है हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो पहले हम लोग बात करते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट की, किसकी, एनाइनिक डिटर्जेंट्स की। अब एनाइनिक डिटर्जेंट में क्या होगा कि जो एक्चुअल जो हमारे डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल आएगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बना के दिखा देते हैं। तो एनाइनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स या फिर सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। अभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे भी बना के दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। लॉराइल एल्कोहल ले लेते हैं। दोस्तों जो लॉराइल एल्कोहल होती है वो होती है आपकी 12 कार्बन की, तो उसको बना लेते हैं। देखो CH3 एक कार्बन नहीं होगा, उसके साथ CH2 आते चले जाएंगे। तो CH2 कितने लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 10, तो 10 और 11 कार्बन होगा, एक कार्बन और बचा वो CH2H, ठीक। ये क्या हो गई, इसको हो गई लॉराइल एल्कोहल, लॉराइल एल्कोहल, ठीक है। अब लॉराइल एल्कोहल को हमने क्या किया, इसकी H2SO4 से रिएक्शन करवा दी। H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, उसका सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, CH2 के 10 थे वैसे ही रहेंगे, बाकी जो था CH2OH था तो O तो हट जाएगा यहाँ पे, अब क्या लग जाएगा, सल्फोनिल ग्रुप आके लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, SO3H आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास में लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। अब इसी की अगर आप किससे रिएक्शन करवा दो, NaOH से, तो अभी होगा क्या, तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और सोडियम आके लग जाएगा। तो कैसे बनेगा मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ।
CH3, फिर से वही CH2, कितने CH2 है हमारे पास में 10, फिर CH2O, और जो था SO3 वो एज इट इज़ लिखते हैं SO3, हाइड्रोजन हट गया तो माइनस का साइन आएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल। ठीक, आ गई बात समझ में, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल। ऐसे दूसरे कौन से हो सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। अल्कोहल की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, तब भी आपका यही बनेगा। ये कहलाता है एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक इसलिए कहलाता है क्योंकि जो हमारा एक्चुअल डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है उस पर है माइनस का चार्ज। देखो सोडियम तो बाद में आया है ना, उससे पहले जो पूरा मॉलिक्यूल है उस पर कैसा है, माइनस का चार्ज, इसलिए है एनायनिक डिटर्जेंट। ओके, तो दोस्तों ये हो गए आपके एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये नॉर्मल हमारे घर में जो भी डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट की। तो यहाँ पे मैं एनायनिक हटा के लिख देता हूँ कैटायनिक। कैटायनिक डिटर्जेंट, अब कैटायनिक डिटर्जेंट में क्या होगा कि जो हमारा डिटर्जेंट वाला पार्ट होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायनिक डिटर्जेंट कैसे होते हैं दोस्तों, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपको पता है अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, वैसे ही कुछ बना लो, नाइट्रोजन बना लो और उस पर लगा दो 4 बॉन्ड। ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और फिर क्या कह सकता है, प्लस चार्ज को मैनेज करने के लिए क्या आ जाएगा, कोई ना कोई माइनस चार्ज आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, एसिटेट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल Br माइनस लगा देते हैं। ठीक, और इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे 3 तो लगा दो CH3 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 CH3, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी चेन लगा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, लगा देते हैं हम लोग CH3 to 15, मतलब 15 और एक 16 कार्बन की हमने यहाँ पे चेन लगा दी। तो ये जो होगा ये होगा आपका कैटायनिक डिटर्जेंट। अब इसका देखो नाम क्या होगा, इसका दोस्तों नाम है सेटाइल। ये इसको इतने को बोल रहे हैं सेटाइल। उसका 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो ट्राई मिथाइल, सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ में दिमाग लगाने का है नहीं। सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और इसको दोस्तों ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हेयर कंडीशनर्स में, जो बालों के लिए कंडीशनर आता है उसमें। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एक जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की भी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ये कैसे भी कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू एनायनिक डिटर्जेंट। और कैटायनिक ये क्यों है वो आपने देख लिया, इस पर प्लस का चार्ज आ रहा है। ठीक, अब तीसरा क्या बचा, वो है हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। मतलब ना वो कैटाइन है ना एनाइन है, ऐसा डिटर्जेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अभी उसको बनेगा कैसे, इसको हम जल्दी से बना के दिखा देते हैं। तो फिर से एक अपना वो ले लेते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो एसिटिक एसिड कितना, C17H35 था, या फिर ऐसे ले लो CH3 और CH2 कितने लेने पड़ेंगे, अगर हमें 18 करने हैं तो 1 तो ये हो गया। ठीक है, 16 ये होगा 17 और फिर COOH। ठीक है, ये स्टेरिक एसिड हो गया आपका। अब इसकी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल कैसा होता है, वो इथाइलिन ग्लाइकोल इस तरह का होता है, CH2 OH यहाँ पे भी और एक OH यहाँ पे भी। ठीक है, अगर आपको ये तो सिर्फ हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आपको क्या बनाना है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो आप लोग क्या करोगे, ये ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में फिर से अगला इतना मॉलिक्यूल इससे ऐड हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, कितने मॉलिक्यूल को जो अगला ऐड होने वाला है मॉलिक्यूल उससे। तो क्या क्या होने वाला है, वो हो जाएगा आपका CH2O। ठीक है, फिर से देखो और मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐड होते रहेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका H। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब जब इन दोनों की हमने रिएक्शन करवाई, और कौन सी रिएक्शन करवाई, एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन करवा दी, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, मतलब OH यहाँ से ले लो, H यहाँ से बाहर निकाल दो और दोनों को कर दो ऐड, या फिर H यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से जाएगा, मैंने गलत बताया, यहाँ से। अब दोनों को कर देंगे ऐड और बन जाएगा हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो जल्दी से लिख देते हैं, देखो CH3, फिर कितना था CH2 कितने थे 16, फिर कितना था C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड कितने बन जाएगा O, और फिर से वही CH2O और जो भी आपका ब्रैकेट में है CH2ON, क्योंकि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और फिर हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी ना तो प्लस का चार्ज है ना ही माइनस का चार्ज है, तो ये बन गया नॉन आयनिक डिटर्जेंट। यूजेस कहाँ होते हैं, तो उसका यूज़ होता है लिक्विड डिश वॉशिंग में। ठीक है, तो बस इसका इतना सा ही यूज़ है। बस प्रॉब्लम सबकी दोस्तों यही है कि अब इसकी इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है कि बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो सोप्स को कर देते थे।
तो यही प्रॉब्लम है डिटर्जेंट के साथ, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूनिट पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में। अगर आपको फिर भी इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जल्दी से लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को रिप्लाई करूँ। साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और बाकी आज मैंने जो भी कुछ पढ़ाया वो सारा का सारा पढ़ाया 12th क्लास के एनसीईआरटी से। और अगर आप लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं खरीदी है तो उसको जल्दी से खरीद लीजिए। तो अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, educate others too. I'll see you guys in my next video. Take care.